हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। और यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 4 अप्रैल को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है फास्टर, यानी कि फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। एस राजू, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। कर्नाटक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 को होस्ट करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए वेज एंड मींस एडवांसेस यानी कि WMA, इसकी जो लिमिट है ये 47,010 करोड़ रुपए फिक्स की है। अपराजिता शर्मा, ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, इसकी जो स्टैंडिंग कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है, इसकी वाइस चेयर अपॉइंट की गई है। वरुण 2022, ये एक बायलैटरल नवल एक्सरसाइज हुई है इंडिया और फ्रांस के बीच में। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं इनके लिए जो डियरनेस अलाउंस है DA, इसमें 3% का इजाफा किया गया है और 31% से बढ़ाकर अब ये 34% हो गया है। आपको जानना चाहिए, भारत में माइक्रो फाइनेंस के लिए HSBC इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये $100 मिलियन का एक पार्शियल गारंटी प्रोग्राम इस्टेब्लिश करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स द्वारा सभी ATMs में कैसेट स्वैप, इस प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट करने का जो टाइम पीरियड है उसको 1 साल और बढ़ा दिया है। मार्च 31, 2023 अब इसकी डेडलाइन रहेगी। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, ये हर साल 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब, इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने डिजिटल नो योर कस्टमर प्रोग्राम के लिए KVIC.ID, इसको जो है सेलेक्ट किया है। विश्वास पटेल, इन्हें पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन री-इलेक्ट किया गया है। इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन, ये 4 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने जो इंडिया की फिस्कल ईयर 23 GDP ग्रोथ फोरकास्ट है उसको 7 to 7.2% रहेगी, ऐसा बताया है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि मणिपुर में स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर सेटअप करने के लिए मणिपुर की सरकार ने सैमसंग और अभिटेक के साथ एक MOU साइन किया है। चलिए अब देखते हैं 5 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इन रेफरेंस टू द फीफा वर्ल्ड कप 2022 इन कतर, व्हाट इज अल रिहला? पूछ रहे हैं कि फीफा विश्व कप 2022 कतर के संबंध में या संदर्भ में अल रिहला क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन A है, ऑफिशियल मैच बॉल। तो ये आप देख सकते हैं, ये अल रिहला। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, जो स्पोर्ट्स वियर कंपनी है एडिडास, इसने अल रिहा इसको अनवील किया है, यानी कि इसको प्रदर्शित किया है। अल रिहला क्या है? ये ऑफिशियल मैच बॉल है। किसके लिए? 2022 फीफा वर्ल्ड कप जो कि कतर में होने वाला है। तो इसके लिए जो ऑफिशियल मैच बॉल रहेगी वो ये रहेगी, इसका नाम है अल रिहला। इसका मतलब होता है द जर्नी, अरेबिक में इसका मतलब होता है द जर्नी। और जो इसका आर्किटेक्चर है, इसमें आइकॉनिक बोर्ड्स हैं और फ्लैग ऑफ कतर, इन तीनों ही चीज़ों से ये इंस्पायर्ड है। अच्छा, आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ ये जाननी चाहिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो फीफा वर्ल्ड कप है ये अरब वर्ल्ड में हो रहा है, यानी कि जो
अरब लीग में जो कंट्रीज़ हैं, 22 कंट्रीज़ हैं शायद, तो इन कंट्रीज़ में आज से पहले कभी भी वर्ल्ड कप इन्होंने होस्ट नहीं किया है, जो भी अरब लीग की जो कंट्रीज़ हैं। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड कप जो है अरब वर्ल्ड में हो रहा है, यानी कि अरब लीग की किसी कंट्री में हो रहा है। और पूरी तरह से फीफा वर्ल्ड कप एशिया में ये दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले साल 2002 में साउथ कोरिया और जापान ने फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया था। तो ये दूसरी बार है ऐसा जब फीफा वर्ल्ड कप जो है पूरी तरह से एशिया में हो रहा है। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ 3 अप्रैल को। उसके हम 3 क्वेश्चन आज देखेंगे और डेली हम क्वेश्चन देखेंगे। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर्स के 100% जितने भी क्वेश्चन थे वो सब हमने कवर किए हुए थे, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो स्ट्रेटेजी के आते थे, वो भी हमने कवर किए हुए थे। तो चलिए जल्दी से 3 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से हम डेली कुछ क्वेश्चंस देखते रहेंगे, तो आप जुड़े रहिएगा हमेशा। देखिए, इन विच ईयर इंडियाज़ हाइएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न वॉज अवॉर्डेड टू लता मंगेशकर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब जो हमारे डेली करंट अफेयर्स देखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा यदि आपको याद है। जब मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था तो इस बात पर मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि आप ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, और मैंने रेड कलर से हेडलाइट मतलब उसको हाईलाइट किया था पावर पॉइंट में। जो पीपीटी थी उसमें रेड कलर से हाईलाइट करके आपको बताया था कि इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। और आप देख सकते हैं ये हमारी पीडीएफ का स्क्रीनशॉट है, फरवरी की जो पीडीएफ है, आप देख भी सकते हैं, उसे चेक भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन भी इसी तरह से मैंने फ्रेम किया था, इन विच ईयर भारत रत्न वॉज गिवन टू लता मंगेशकर। आंसर होगा साल 2001 में, क्योंकि जब लता मंगेशकर जी की जो न्यूज़ आई तो सबसे पहले दिमाग में यही आया कि क्वेश्चन बनेगा तो भारत रत्न से संबंधित ही बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए फ्रेम किया था। इसलिए आप करंट अफेयर्स को ध्यान से पढ़ा कीजिए, जो ही मैं आपको बताता हूँ उसको ध्यान से सुना कीजिए, जिस पर मैं जोर देकर आपको बताता हूँ बात। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर रामसर साइट्स, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, हम सभी जानते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं किस तरह से ऑप्शंस से खेलते हैं जो पेपर सेट करते हैं। मोन्यूमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, माउंटेन्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, या फिर वॉल्केनोस ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। सो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन देखिए, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मेगा इज रिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, या इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो इसका आंसर क्या होगा? ये मैंने हाल ही में आपके साथ टेलीग्राम पर ये एक नोट शेयर किया था, करंट अफेयर्स फंडा स्टडी नोट्स, आप देख भी सकते हैं। शायद 1-2 हफ्ते पहले की बात है जब मैंने आपके साथ ये शेयर किया था। इसमें मैंने आपको वर्ल्ड बैंक ग्रुप की पूरी जानकारी दी थी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो ये है, 2, 3, 4 और 5। अब ये जो आप इसमें देख रहे हैं 4th पोजीशन पर, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो सही आंसर क्या होगा? ए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर ये 5 ऑर्गेनाइजेशन आती हैं। तो मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर किया था, आप देख भी सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको रिवीजन करने के लिए अच्छा रहता है। क्योंकि इसमें जो ये पॉइंट्स है ना, कि जैसे देखिए IBRDA, तो ये लो इनकम कंट्रीज़ को लोन देता है, और जो ये आपका IDA ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स देता है ना। और वर्ल्ड बैंक किससे मिलकर बना है? IBRD प्लस IDA। ये तो पूरा वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, लेकिन अगर हम केवल वर्ल्ड बैंक की बात करें तो IBRD प्लस IDA इक्वल्स टू वर्ल्ड बैंक। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन हम और भी देखते रहेंगे। विच कंट्री बिकेम द 105th member country to sign on to the framework agreement of International Solar Alliance? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 105वां सदस्य देश बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, नेपाल। तो देखिए, नेपाल जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA, इसका जो फ्रेमवर्क है उसको साइन करने वाला 105वां देश बन गया है, और भारत ने नेपाल के इस डिसीजन का स्वागत भी किया है। आपको जानना चाहिए जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर देउबा, ये भारत के दौरे पर रहे, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर इन्होंने बिहार के जयनगर से और नेपाल के कुर्था को कनेक्ट करने वाली फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पैसेंजर ट्रेन, इसको हरी झंडी दिखाई है। आपको जानना चाहिए दोनों ही देशों के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने मिलकर 90 किलोमीटर लॉन्ग 132 kVDC सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन एंड सब स्टेशन, इसको इनोग्रेट किया है।
इसके लिए जो है भारत ने ही नेपाल को जो है लोन दिया था, एक तरह का लाइन ऑफ क्रेडिट भारत ने नेपाल को दिया था। साथ ही इन्होंने काठमांडू रक्सौल रेल लिंक, ये जो इसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो प्लांट है, इसके बारे में भी डिस्कस किया है। साथ ही नेपाल में जो 900 मेगावाट की अरुण थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है, इसमें भी भारत नेपाल की मदद कर रहा है, इसके बारे में भी डिस्कस किया गया। साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, जो भारत मना रहा है, तो इसके तहत भारत ने ये कहा है कि हम नेपाल में इस साल 75 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इनोग्रेट करेंगे। साथ ही नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं देवबा, इन्होंने वाराणसी भी विजिट किया। तो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ टेकन ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि एसोचैम। तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? सही आंसर ऑप्शन सी है, सुशांत सिन्हा। तो सुशांत सिन्हा ये रिन्यू पावर के चेयरमैन एंड सीईओ हैं, इसके फाउंडर भी यही हैं। तो इन्हें एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम का प्रेसिडेंट बनाया गया है और ये विनीत अग्रवाल को रिप्लेस करेंगे। एसोचैम की फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, पूछ ली जाती है। बाकी आपको जानना चाहिए अजय सिंह जो कि स्पाइस जेट के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनको एसोचैम का जो है वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। एसोचैम क्या है? ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है और जो भारत में जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेड इंडस्ट्री है, उनके और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक लिंक का कार्य करता है। न्यू दिल्ली में है और ये इंडिया एंड विच कंट्री ऑन अप्रैल 2 साइंड एन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। भारत और किस देश ने 2 अप्रैल को एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2 अप्रैल को एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि ECTA इसको साइन किया है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया में जो 96% भारत का जो एक्सपोर्ट जाता है उसको जो है जीरो ड्यूटी उस पर जो है लगेगी। ठीक है, तो 96% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू ऑस्ट्रेलिया विल फेस जीरो ड्यूटी। बाकी आपको जानना चाहिए, और अगले 5 साल में ये जो 96% है इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 100% यानी कि जितना भी माल ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है भारत से, उसमें जो है जीरो ड्यूटी लगेगी। एक तरह का टैक्स आप कह सकते हैं, उसको जीरो लगेगा वो। ठीक है, बाकी आपको जानना चाहिए इस पैक्ट के तहत जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ट्रेड है वो 45 to 50 बिलियन $US होने की उम्मीद है अगले 5 साल में, और फिलहाल ये 27 बिलियन $US का है। साथ ही इस एग्रीमेंट के साइन होने से 1 मिलियन जॉब्स जो है भारत में क्रिएट होंगी, ऐसा कहा गया है। बाकी आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट है, जो भारतीय मार्केट में जो ऑस्ट्रेलिया का जो सामान आता है उस पर मतलब वो 85% ऐसा सामान जो है उस पर जीरो ड्यूटी रहेगी। यानी कि अगर 100 यूनिट सामान आ रहा है तो 85 यूनिट पर जो है ड्यूटी जो है जीरो लगेगी। इसी तरह से यहाँ पर यदि 100 यूनिट भारत का सामान ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है तो 96 यूनिट पर जीरो ड्यूटी जो है फैच करेगा। बाकी आपको जानना चाहिए, फरवरी के महीने में इंडिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया था UAE के साथ, और भारत जो है इजराइल, कनाडा, UK एंड EU के साथ FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने का प्लान कर रहा है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए है, विनोद राय। तो विनोद राय को आप जानते ही होंगे, ये कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रह चुके हैं पहले ही, और उसके बाद इन्होंने BCCI के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी कार्य किया जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अपॉइंट किया था। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI। और हाल ही में आपको जानना चाहिए, न्यूज़ में इसलिए भी थी क्योंकि जो कल्याण ज्वेलर्स हैं, इन्होंने विनोद राय को अपना चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। Which of the following has become the first state to launch criminals biometric database? निम्नलिखित में से कौन अपराधियों का बायोमेट्रिक डेटाबेस लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है जिसने 6.5 लाख पीपल जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं
उनका बायोमेट्रिक डेटाबेस बना है, उनके डिजिटल फिंगरप्रिंट्स लिए हैं और आइरिस स्कैनिंग भी जो है उनकी की है। तो देखिए जो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, इन्होंने इस सिस्टम को लॉन्च किया और इसका नाम है ऑटोमेटेड मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, एम्बिश आप इसको कह सकते हैं। तो इसकी मदद से अब जो क्राइम सस्पेक्ट हैं तो उसमें जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन को तेज़ी मिलेगी। यानी कि मान लीजिए कोई अपराध हुआ तो सबसे पहले जो पहले से महाराष्ट्र सरकार के पास जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, जो अपराधी रहे हों, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो, पहले उस डेटाबेस में जल्दी से चेक करेंगे। तो अगर वो जो अपराध हुआ है वो फिर से दूसरे उसी व्यक्ति ने कमिट किया है जिसने पहले भी किया हुआ था और उसका रिकॉर्ड सरकार के पास है, तो तुरंत जो है सरकार उसके बारे में पता कर सकती है। तो इस तरह से अपराधियों का जो है डेटाबेस पूरा सरकार के पास रहने वाला है डिजिटली। बाकी आप जानते हैं महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, कैपिटल मुंबई है। विच स्टेट और यूटी हैज़ अनाउंस्ड टू साइन अ ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट टू डेवलप हेनली एज अ डार्क स्काई सेंचुरी। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हेनली को डार्क स्काई सेंचुरी के रूप में विकसित करने के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी है लद्दाख। तो देखिए ले एडमिशन लद्दाख, इसने एक त्रिपक्षीय एग्रीमेंट साइन किया है ले हिल काउंसिल, वाइल्ड लाइफ और टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ, जिसके तहत ये हेनली को डार्क स्काई सेंचुरी के रूप में डेवलप करेंगे। अब डार्क स्काई सेंचुरी क्या होती है? देखिए डार्क स्काई सेंचुरी मतलब जहाँ पर लाइट की ज़रूरत है केवल वहीं पर ही आप इल्यूमिनेट करें। यानी कि ये नहीं कि पूरी एक सेंचुरी है उसमें हर जगह लाइट लगा रखी है, जहाँ पर ज़रूरत है केवल वहाँ पर लगाएं। बाकी जो नेचुरल लाइट आती है, जैसे जो मून है उसकी जो लाइट पड़ती है, ठीक है, उससे ही केवल इल्यूमिनेट होता रहे जब भी निकले, तो फालतू की लाइट ना जले, है ना, जिससे जो एरिया है वो भी, उसमें भी पोल्यूशन भी कम होगा और एनर्जी भी जो है वेस्ट नहीं होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, अ डार्क स्काई सेंचुरी प्रोमोट्स प्रॉपर इल्यूमिनेशन वेयर एंड व्हेन इट इज़ नीडेड। केवल वहीं पर इल्यूमिनेशन की व्यवस्था हो जहाँ पर इसकी ज़रूरत है, विदाउट वेस्टिंग एनर्जी एंड पोल्यूटिंग अदर एरियाज, स्पेशली द नाइट स्काई विच डज नॉट रिक्वायर इल्यूमिनेशन। अब जो रात का जो, अब रात में आप देखते हैं उसको, रात में जो आसमान है अब उसको तो इल्यूमिनेशन की ज़रूरत नहीं है ना, तो इसलिए ये नहीं कि लाइट जल रही है, ठीक है, कई सारी लाइट लगा रखी हैं आपने, तो केवल जहाँ पर ज़रूरत है, मान लीजिए कोई रूम है, रूम के आगे लाइट लगी है, ठीक है, बाकी ये नहीं कि फालतू की लाइट जल रही है, उसको बोलते हैं डार्क स्काई। विच कंट्री हैज़ ज्वाइंड द ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी एज इट्स 7th मेंबर? कौन सा देश पूर्वी अफ्रीकी समुदाय के 7वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, DR कोंगो। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, इसने ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी EAC को ज्वाइन कर लिया और ये 7th मेंबर इसका बन गया है। इसके अलावा बुरुंडी, केन्या, रवांडा, साउथ सूडान, तंजानिया और युगांडा भी इसके मेंबर हैं। स्थापना इसकी 1967 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका अरुषा, तंजानिया में। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये DR कोंगो है, इसकी जो करेंसी है कोंगोलीज फ्रैंक है और कैपिटल है किंशासा। इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है अप्रैल 5। तो 5 अप्रैल को ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस। और आपको जानना चाहिए 25 जुलाई 2019 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा इस डे को इस्टेब्लिश किया गया था। तो नया ही है, बिल्कुल हाल ही में जो है इस डे को मनाया जाना शुरू हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो सबसे पहली बार 5 अप्रैल 2020 को ये मनाया गया। इस बार 2022 में इसका थीम है प्रमोट द कल्चर ऑफ पीस विद लव एंड कंसाइंस। Who has been appointed the new chairman of the National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers? अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है महेश वर्मा। तो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं ये महेश वर्मा। इनको नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NABH का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आपको जानना चाहिए जो ये NABH है ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड है और जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है उनको मान्यता देना, उनको सर्टिफाई करना और जो उनका इम्पेनलमेंट प्रोग्राम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है NABH। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड बाय, तो ये रिपोर्ट जो है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 किसके द्वारा
रिलीज़ की गई है? सही आंसर ऑप्शन सी है, UNFPA। तो UNFPA का मतलब है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। तो इसने एक रिपोर्ट अपनी जारी की जिसका टाइटल है सीइंग द अनसीन, द केस फॉर एक्शन इन द नेग्लेक्टेड क्राइसिस ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। तो इस रिपोर्ट को इसने जो है जारी किया है। इस रिपोर्ट में इसने कहा है कि 2015 से 2019 के बीच में हर साल 121 मिलियन अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी यानी कि अनचाही प्रेगनेंसीज जो हैं हुई हैं। और 2007 से 2011 के बीच में यदि हम भारत की बात करें तो 67% ऑफ एबॉर्शंस इन इंडिया वर क्लासिफाइड एज अनसेफ। तो 67% जो एबॉर्शंस इंडिया में हुए हैं 2007 से 2011 के बीच में वो अनसेफ थे। बाकी आपको जानना चाहिए यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के बारे में। इसको पहले यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ के नाम से जाना जाता था और अब इसको यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के नाम से जाना जाता है। और ये जो इसका जो इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है UNFPA, ये अभी भी पहले भी यही थी और अब भी यही है। हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। हेड है इसकी नतालिया कनिम। प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी बेस्ड इन विच सिटी क्लिंच्ड खेलो इंडिया वीमेंस हॉकी लीग अंडर 21 टाइटल। तो कहाँ पर स्थित प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी ने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 का खिताब जीता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, सोनीपत। तो देखिए प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी ये सोनीपत में है और इसने खेलो इंडिया वीमेंस हॉकी लीग अंडर 21 को जीत लिया है। इन्होंने स्पोर्ट्स हॉस्टल भुवनेश्वर को 5-0 से फाइनल में हराया है। और कहाँ पर हुआ ये? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। WTT स्टार कंटेंडर वेयर इंडियाज मनिका बत्रा एंड अर्चना कामत वॉन ब्रॉन्ज मेडल हेल्ड इन विच सिटी। तो WTT स्टार कंटेंडर जहां भारत की मनिका बत्रा और अर्चना कामत ने कांस्य पदक जीता, किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, दोहा। तो देखिए टेबल टेनिस प्लेयर हैं भारत की मनिका बत्रा और अर्चना कामत, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल जीता है क्योंकि जो विमेन डबल्स का जो सेमीफाइनल है वो ये हार गई। और ये जो WTT स्टार कंटेंडर है ये आपका हुआ है दोहा, कतर में। इंडियन रेलवेज मेंस हॉकी टीम won the ओबैदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप दैट वाज हेल्ड एट। तो पूछ रहे हैं कि भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने कहां पर आयोजित ओबैदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप जीता है? सही आंसर ऑप्शन बी है, भोपाल। तो देखिए इंडियन रेलवेज की जो मैन हॉकी टीम है इसने ओबैदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप इसको जीत लिया है और ये हुआ कहाँ पर है? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, भोपाल, मध्य प्रदेश में। तो एक तो आप ये याद रखेंगे जो ये ओबैदुल्ला खान हेरिटेज कप है किससे संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। इन्होंने आर्मी 11 को हराया 2 गोल से। विच लाइफ इंश्योरर हैज़ लॉन्च्ड क्लैरिफाई लाइफ अ डिजिटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव। किस जीवन बीमाकर्ता ने डिजिटल शिक्षा और जागरूकता पहल क्लैरिफाई लाइफ शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। सर उठा के जियो, जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए HDFC लाइफ इसने जो है जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है क्लैरिफाई लाइफ। और HDFC लाइफ के जो MD एंड CEO हैं ये हैं विभा पाडलकर और हेडक्वार्टर्स मुंबई, महाराष्ट्र में है। आपको जानना चाहिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये एक जॉइंट वेंचर है किसके बीच में? एक तो HDFC लिमिटेड और अबरदीन के बीच में, जो कि एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी है। अच्छा, हाल ही में जो है एक और आप करंट अफेयर्स इसमें याद रखिएगा, HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक इन दोनों के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो इन्होंने एक चीज़ को मंजूरी दे दी है। किस प्रपोजल को मंजूरी दी है? कि जो HDFC बैंक है और HDFC लिमिटेड है इन दोनों को जो है मर्ज कर दिया जाए। और इस डील के मुताबिक कहा गया है जो HDFC लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं वे 25 शेयर्स के लिए 42 शेयर्स जो है HDFC बैंक के प्राप्त करेंगे। और जो HDFC लिमिटेड के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं, वो HDFC बैंक के 41% शेयर्स जो हैं होल्ड करेंगे। और मर्ज हो जाने के बाद HDFC बैंक पर जो मालिकाना हक होगा वो पूरी तरह से पब्लिक शेयर होल्डर्स का होगा 100%।
और जो HDFC लिमिटेड के जो एग्जिस्टिंग जो मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं वे HDFC बैंक में 41% शेयर ओन करेंगे। तो ये भी इसी से संबंधित है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। बिली जीन किंग कप इज अ टूर्नामेंट प्लेड इन विच स्पोर्ट? आंसर इज टेनिस। हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी? राम सेवक शर्मा या फिर RS शर्मा। इन विच ईयर डिड द आर्म्ड फोर्सेज पावर्स एक्ट कम इनटू फोर्स? 1958। द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट BIPPA is an agreement signed between which countries? India and Nepal. Which ministry has conducted New Frontiers program as part of आज़ादी का अमृत महोत्सव celebrations? Answer is Ministry of New and Renewable Energy। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया कीजिए फ्रेंड्स। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करें। इंडिया ऑन कस्प ऑफ मेजर इकोनॉमिक रिकवरी, नीति आयोग VC राजीव कुमार। तो देखिए जो वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार नीति आयोग के, इन्होंने कहा है कि इंडिया ऑन कस्प ऑफ मेजर इकोनॉमिक रिकवरी। तो हमारे जो शब्द है यहाँ पर ये है कस्प। कस्प का मतलब देख लेते हैं, एट द पॉइंट व्हेन समथिंग इज अबाउट टू चेंज टू समथिंग एल्स। यानी कि देखिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होना उसको बोलते हैं कस्प। आप बिल्कुल किनारे पर हो, आप दूसरी स्टेट में जाने के बिल्कुल किनारे पर हो। तो यहाँ पर क्या कहा है? इंडिया ऑन कस्प ऑफ मेजर इकोनॉमिक रिकवरी। तो देखिए जो पैंडेमिक के कारण जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो गिरी है ना। तो अब नीति आयोग के जो वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार, इन्होंने कहा है कि भारत जो है ऑन कस्प, यानी कि भारत बिल्कुल बॉर्डर पे है मेजर इकोनॉमिक रिकवरी के लिए। ठीक है, अब आप देखिए इस तरह से बना सकते हैं, जैसे एक लाइन खींची आपने, एक स्ट्रेट लाइन आपने खींची, नीचे तो कर दिया आपने डाउन और ऊपर लिख दिया अप। तो बिल्कुल लाइन पर है भारत की इकोनॉमी, यानी कि अब अप के लिए जाने वाली है, उसको बोलते हैं ऑन कस्प। जैसे आप ये उदाहरण देखिए, शी इज ऑन द कस्प ऑफ बीइंग अ स्टार। ठीक है, तो अब क्या है? वह एक स्टार होने के बिल्कुल करीब है, मतलब वो समय आ गया है जब वो स्टार एक बनने वाली है। स्टार मतलब जैसे वो कोई जैसे स्टार होते हैं बड़े आदमी, इस तरह से, या फिर आपने कुछ अच्छा काम करें जिससे कि आप बिल्कुल चर्चित हो जाएं, स्टार बन जाएं, उसकी बात हो रही है। शी इज ऑन द कस्प ऑफ बीइंग अ स्टार। ठीक है, यानी कि आप होने ही वाले हैं, उसको बोलते हैं ऑन द कस्प। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। ऋषिकुल्या कोस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हु हैज बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन IPL हिस्ट्री? Jaya, Vijay and Nammavira were unveiled as the mascot for which sporting event in India? India will provide how much million $US to the BIMSTEC Secretariat to increase its operational budget? The World Health Organization has flagged the emergence of which new variant of the coronavirus in the United Kingdom and with a possibly higher rate of transmission? तो देखिए जो UK है यहाँ पर कोरोना वायरस का न्यू वेरिएंट मिला है, इसका आपको नाम बताएं। तो कोशिश कीजिएगा पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आपसे वगैरह डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।